राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला हिंदी साहित्य का इतिहास। इस श्रृंखला में आज सुनते हैं एक साक्षात्कार। विषय है भारतेंदु हरिश्चंद्र। विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गोपाल राय और इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर गोविंद प्रसाद। 18वीं शताब्दी के आरंभ को हिंदी साहित्य के इतिहास में पुनर्जागरण के नाम से जाना गया है। वस्तुतः यह पुनर्जागरण का पहला चरण है। डॉक्टर साहब, हिंदी साहित्य के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि नवजागरण की पार्श्वभूमि में कविता के स्थान पर गद्य और गद्य की सत्ता, या हम कह सकते हैं कि गद्य के विविध रूप एक केंद्रीय सत्ता के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में गद्य की सत्ता केंद्रीय सत्ता बनकर उभरती है। तो इसके क्या कारण आप देखते हैं? गोविंद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नवजागरण का पहला चरण आरंभ हुआ और उस पुनर्जागरण में सामाजिक सुधार पर विशेष बल था। 1857 में जो विद्रोह हुआ जी, वह एक ऐसी रेखा बनाता है जहां के बाद पुनर्जागरण में राष्ट्रीय चेतना का समावेश हो जाता है जी। और राष्ट्रीय चेतना पुनर्जागरण का प्रमुख हिस्सा बन जाती है, यद्यपि सामाजिक सुधार की प्रक्रिया उसी रूप में चलती रहती है। तो मित्रों, जब भारतेंदु ने लिखना शुरू किया, उस समय राष्ट्रीय चेतना की लहर भीतर भीतर चल रही थी, क्योंकि 1857 में ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी की पहली लड़ाई का दमन बड़ी नृशंसता के साथ कर दिया था और किसी को हिम्मत नहीं थी कि वह खुलकर राष्ट्रीयता का नाम ले सके। ऐसी स्थितियों में प्रायः जिसे इतिहासकार विकेरियस नेशनलिज्म कहते हैं, यानी छद्मवेशी राष्ट्रीयता, यानी किसी बहाने से राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति, तो साहित्य के माध्यम से यह अभिव्यक्ति आरंभ हुई और जो अंग्रेज सरकार के समर्थक थे, जैसे शिव प्रसाद सितारे हिंद या भारतेंदु या भूदेव मुखोपाध्याय, इन लोगों के माध्यम से राष्ट्रीयता का भाव प्रच्छन्न रूप में सामने आया। नागरी आंदोलन के रूप में नागरी लिपि का आंदोलन शुरू हुआ और भारतेंदु ने उसे ऊंचाई पर पहुंचा दिया। बल्कि कहिए कि राष्ट्रीयता के स्वर को वाणी देने में और देश की आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने में भारतेंदु का साहित्य के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान है। जी जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बातें कही। लेकिन मैं एक और इसी के साथ अपनी एक जिज्ञासा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक तरह से शायद आप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन का स्वर है वो काव्य की अपेक्षा गद्य के विविध रूपों में ज़्यादा प्रबल होकर फूटा और जो गद्य है वो एक परिवर्तन की एक कुंजी बनकर हमारे सामने उभरता है। और शायद इसी का परिणाम है कि भारतेंदु ने जो नाटक हैं और उनमें जो विद्रोह की चेतना है वो बहुत सघन रूप से हमारे सामने आती है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं चाहता हूं कि हमारे छात्रों के लिए ये बहुत उपयोगी होगा कि गद्य की जो और कुछ विधाएं हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन और जो विद्रोह का जो परिदृश्य बन रहा था उसमें कौन से लोग और शामिल थे गद्य के भीतर जो काम कर रहे थे गद्य विधाओं के रूप में। गोविंद जी, जी, यह तो हम जानते ही हैं
कि अगर साफ स्लेट हो तो उसमें नई रेखा खींचना आसान होता है। जी जी बिल्कुल। हिंदी कविता की परंपरा बड़ी समृद्ध थी और जिस समय भारतेंदु ने लिखना शुरू किया उस समय भी वह जारी थी, लेकिन वह एक ऐसे परंपरागत मार्ग पर चल रही थी जिसका कोई मेल पुनर्जागरण से नहीं था। जी भारतेंदु ने भी कविताएं लिखी और कविता की दिशा में भी, कविता के क्षेत्र में भी उन्होंने परिवर्तन किए। जी जी बिल्कुल। बल्कि शुक्ल जी ने लिखा ही है, रामचंद्र शुक्ल जी ने, जो हिंदी के सबसे बड़े इतिहासकार हिंदी साहित्य के माने जाते हैं, उन्होंने संकेत किया है कि ब्रजभाषा काव्य को भी उन्होंने नए नए विषयों से और राष्ट्रीय भाव से संबलित किया, लेकिन गद्य में यह संभावना ज्यादा थी, इसलिए कि गद्य साहित्य अभी अविकसित नहीं था, जन्म ही उसका नहीं हुआ था। हिंदी में जिसे वह हिंदी जो खड़ी बोली पर आधारित थी, उसमें गद्य साहित्य नहीं था। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मैं बीच में आपकी बात मैं काट रहा हूँ थोड़ा सा, क्या हमें ऐसा नहीं लगता जो बात अभी आपने कही कि गद्य उससे पहले लिखा ही नहीं गया था, उस रूप में था ही नहीं, और आपने दूसरी तरफ ये भी कहा कि गद्य में संभावनाएं ज़्यादा थी, तो ये दोनों बातें कुछ अंतर विरोधी जैसी नहीं जान पड़ती? गद्य था, बन रहा था जी, साहित्य नहीं था। मैंने कहा था ना, गद्य साहित्य नहीं था, गद्य तो था ही, बल्कि फोर्ट विलियम कॉलेज से और उसके पहले से भी गद्य की एक गद्य लेखन की परंपरा आ रही थी, लेकिन साहित्य, गद्य साहित्य के नाम पर कुछ नहीं था। लेकिन शायद खड़ी बोली में नहीं था, उस रूप में नहीं था, किसी भी हिंदी क्षेत्र की किसी भी भाषा में गद्य साहित्य नहीं था। जी, आप देखें, ब्रजभाषा देखें, राजस्थानी देखें, भोजपुरी देखें, कोई भी जो उस समय की भाषा थी जो बोली जाती थी हिंदी क्षेत्र में जी, और खड़ी बोली में भी साहित्य नहीं था, केवल कथा लेखन था, वो भी साहित्य के रूप में नहीं बल्कि शुद्ध कथा लेखन के रूप में। तो भारतेंदु के सामने विकल्प, उसी समय 1865 में भारतेंदु गए थे बंगाल, उड़ीसा गए थे, बंगाल पे पड़ा था और बंगाल में उन्होंने बंगला साहित्य को देखा था निकट से, उससे परिचय उनका हुआ था और देखा कि नाटक साहित्य बहुत समृद्ध है। उपन्यास साहित्य अभी 1865 में समृद्ध नहीं था जी, क्योंकि बंकिम चंद्र का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 में ही निकला था। उसके पहले उपन्यास का बहुत प्रचार बंगला में नहीं था। तो और इधर संस्कृत में नाटक की बहुत बड़ी परंपरा थी। उनके पिता भी नाटककार थे भारतेंदु के जी, और कुछ नाटक थे उस समय लिखे जा चुके थे। और उसी समय 1868 में जानकी मंगल नाटक का अभिनय हुआ था बनारस में, उसमें भारतेंदु ने भाग लिया, प्रताप नारायण मिश्र ने भाग लिया और एक तरह से शौकिया रंगमंच की स्थापना हो गई। उसके बाद ही उसकी बिल्कुल आसपास में भारतेंदु ने विद्या, बंगला से विद्या सुंदर नाटक का अनुवाद किया, रूपांतर किया और उसके बाद फिर जो नाटक की ओर मुड़े तो फिर पीछे नहीं मुड़े। 1873 में वैदिकी हिंसा न भवति नाम का मौलिक नाटक लिखा उन्होंने और उसके बाद फिर उनके 8 मौलिक और 7 अनुदित नाटक उनके आए, प्रकाशित हुए और उनमें विशेष रूप से भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी में उन्होंने पुनर्जागरण का ऐसा जीता जागता और प्रखर रूप प्रस्तुत किया कि वह जैसे जन चेतना में पुनर्जागरण। डॉक्टर साहब, आपने नाटकों की जो बात अभी रखी, तो नाटक विधा के रूप में एक और तो वो विद्रोह की चेतना को मुझे लगता है कि फलीभूत कर रहे थे और एक अभिव्यक्ति का नया रूप दे रहे थे, लेकिन हम नाटकों की भाषा पर अगर थोड़ा सा ध्यान करें और उसके माध्यम से हम उस पूरे युग की जो बन रही भाषा, जिसका अभी कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं बना था खड़ी बोली का, तो मैं चाहता हूँ कि उस समय के जो और अन्य रचनाकार थे तो और नाटकों के माध्यम से वो किस तरह की बोली या भाषा का स्वरूप निर्मित करना चाहते थे, कुछ इसके ऊपर आप प्रकाश डालें। भारतेंदु के पहले जी
खड़ी हिंदी पर आधारित, खड़ी बोली पर आधारित हिंदी बन रही थी। जी जी उसका कोई निश्चित स्वरूप अभी नहीं बन सका था। बिल्कुल। भारतेंदु ने उसे ऐसा रूप दिया जो लोगों को ग्राह्य भी हुआ, और उसी आधार पर बाद में हिंदी गद्य, हिंदी भाषा विकसित हुई। उन्होंने न तो राजा लक्ष्मण सिंह की तरह संस्कृत के शब्दों के प्रति बहुत मोह दिखाया, जी जी न ब्रजभाषा के शब्दों के प्रति उनका कोई आग्रह रहा, जी न राजा शिवप्रसाद सिंह की तरह अरबी फारसी शब्दों के प्रति उनका लगाव रहा। जी और इस तरह एक जो बोल चाल की हिंदी है, सरल हिंदी है, चलती हुई हिंदी है, उस हिंदी का स्वरूप उन्होंने ही निर्धारित किया और वही भाषा विकसित होती रही। और बाद में चल करके भारतेंदु युग के अन्य नाटककारों ने और गद्यकारों ने, दूसरी विधाओं में भी लोग लिख रहे थे, उन्होंने उसी भाषा को आदर्श मान करके अपनी विशेषताएं उसमें जोड़ते हुए जी। गद्य का विकास किया। तो आपके कहने का तात्पर्य ये कि भारतेंदु का जो गद्य है वो उर्दू से उस तरह से परहेज नहीं करता है जिस तरह से शिव प्रसाद सितारे हैं या दूसरे लोग, और एक और जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल उर्दू से थोड़ा परहेज करते हैं और बचते हैं, तो वो भी उनकी नीति के अंतर्गत नहीं था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारतेंदु ने बोल चाल की शिष्ट हिंदी को जी अपनी भाषा का, अपने नाटकों का आधार बनाया। उन्होंने अरबी फारसी से आए हुए प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया, संस्कृत के भी प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया, और ब्रजभाषा या पूर्वी जिसे कहते हैं भोजपुरी वगैरह का प्रयोग उन्होंने कम किया, और इस तरह से भाषा को एक रूप दिया, एक स्थिर स्वरूप दिया जो बाद में आगे चल करके विकसित हुआ, और वही भाषा आज हमारे बीच में है। जी डॉक्टर साहब, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में हम एक बात और रेखांकित करते हैं कि भारतेंदु के अवदान के रूप में मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता का एक नया आयाम भारतेंदु जोड़ते हैं वो एक बिल्कुल ही नया अध्याय है। उससे पहले पत्रकारिता उस रूप में है ही नहीं। तो जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाद में स्त्रियों की समस्याओं और स्वरूप को लेकर जो बाला बोधनी पत्रिका निकाली गई, तो ये एक उनके व्यक्तित्व का, सृजनात्मक व्यक्तित्व का एक नया आयाम था। तो मैं चाहता हूं कि कुछ इसके ऊपर आप रोशनी डालें, क्योंकि पत्रकारिता वाला जो रूप है बड़ा महत्वपूर्ण है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे सब लोग कि हिंदी में पत्रकारिता का आरंभ 1826 में ही हो गया। जी जी। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र था, और उसके बाद बहुत सारी पत्रिकाएं, बहुत सारे पत्र निकले, लेकिन साहित्यिक पत्रकारिता के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। बिल्कुल सही कहा। और 1868 ईस्वी में उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका प्रकाशित की, जिसमें केवल पहले पुराने कवियों के पद्य रहा करते थे। अच्छा अच्छा जी। 1 साल तक पत्रिका चली, फिर बंद हो गई। उसके बाद उसकी शुरुआत हुई, उसका रूप बदल गया और गद्य भी उसमें आ गया। उन्होंने गद्य की विधाओं को भी उसमें शामिल किया, और फिर 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की पत्रिका निकाली जी, जो 8 अंकों के बाद बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई। और 1874 के जनवरी में ही उन्होंने, जैसा कि आपने कहा, बाला बोधिनी नाम की पत्रिका निकाली। तो ये सारी पत्रिकाएं पुनर्जागरण की प्रक्रिया में योग देने वाली थीं। बिल्कुल जी। यह सुनकर हो सकता है कि आपको आश्चर्य हो, मैं मित्रों को संबोधित करके यह बात कर रहा हूं कि भारतेंदु ने स्वदेशी आंदोलन का नारा दिया था हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में, और यह कहा था कि आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, और
इस तरह से अपनी गुलामी को दूर करने का प्रयत्न करें। एक उसमें पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर एक कविता छपा करती थी जी उसमें 3 पद थे, 3 कहिए कि शब्द पदबंध जिसे कहते हैं। जी जी भारत निज स्वत्व लहै, निज स्वत्व लहै। हम्म वस्तुतः यह स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसका पूर्व रूप है। अच्छा जी और उपधर्म तजें, यानी जितने उपधर्म हैं, धर्म के जो बाहरी आडंबर हैं उनका त्याग करें, और नर नारी समलहें। हो सकता है कि शब्दों में थोड़ा अंतर हो, स्मरण से मैं कह रहा हूं कि नर नारी समलहें, यानी स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त हो। तो ये तो पुनर्जागरण का महामंत्र था और उनकी पत्रिकाओं के ऊपर ये छपता था। तो इसलिए इतना ही नहीं, जी अनेक पत्रिकाओं में अनेक भारतेंदु ने उद्बोधन किया और बताया कि कैसे इस देश का ह्रास हो रहा है, कैसे यह देश गुलाम बना हुआ है। कहीं कहीं तो गुलाम शब्द का भी प्रयोग किया। जी उन्होंने आंदोलन खड़े किए। पत्रिकाओं के माध्यम से भारतेंदु ने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को तेज किया। डॉक्टर साहब, ये पत्रकारिता वाला जो स्वरूप आपने अभी हमारे सामने रखा, इसी से कुछ और जुड़ा हुआ, कुछ और जुड़ी हुई बातें हैं जो विधाओं के संदर्भ में ही हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई और ऐसी विधाओं का सूत्रपात किया जो उससे पहले, जिनका कोई अस्तित्व हिंदी साहित्य में नहीं था या नहीं के बराबर था। तो जैसे जीवनी लेखककार के रूप में भी वो हमारे सामने आते हैं, और उन्होंने बहुत सारे लोगों की जीवनी, जैसे तुलसी या सूरदास या मोहम्मद साहब, यहाँ तक कि वल्लभाचार्य जैसे लोगों की जीवनियाँ उन्होंने लिखी। और शायद आख्यान या कुछ और एक कहानी जो बहुत अंतिम समय की है, मेरे ख्याल से कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। तो उन्होंने बहुत सारी और विधाएं शुरू की, जिसका विकास जो है हम बाद में देखते हैं, छायावाद में या और उसके आने वाले समय में देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन चीज़ों के बारे में भी आप हमें कुछ बताएं। जी हाँ गोविंद जी, उपन्यास तो हिंदी में अभी शब्द ही प्रचलित नहीं हुआ था। भारतेंदु ने पहली बार 1875 ईस्वी में जी हरिश्चंद्र चंद्रिका के एक अंक में उपन्यास शब्द का पहली बार प्रयोग किया। एक मालती नाम का जी खंडित कहिए उपन्यास उन्होंने लिखना शुरू किया, खंडित ही रह गया, उसके साथ उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने। और उसके 1 वर्ष बाद एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती जो उन्होंने लिखी, वो भी 2 ही पृष्ठ से लिखी गई थी। वह उपन्यास का बहुत ही सुंदर नमूना है, पूरी नहीं हुई किताब। तो इस तरह से उपन्यास के तो जन्मदाता हैं भारतेंदु। और दूसरी विधाओं में आपने जीवनी की चर्चा की ही। इसके अलावा उन्होंने इतिहास की पुस्तकें लिखी, पुरातत्व से जुड़ी हुई पुस्तकें लिखी, और उनको लिखने का भी एकमात्र उद्देश्य था कि उनके पाठक भारत के गौरव से परिचित हों और उनके मन में देश गौरव का भाव जगे। इसके अलावा उन्होंने यात्राएं की थीं, और यात्राओं के ऐसे रचनात्मक वर्णन उन्होंने लिखे हैं। यात्रा वर्णन विधा की शुरुआत भी भारतेंदु के ही जिम्मे है। जी भारतेंदु ने ही यात्रा वर्णन की विधा का आरंभ किया। इसके बाद पत्र लेखन, भारतेंदु का समाज के बहुत बड़े तबके से संबंध था, और उन्होंने अनेक पत्र लोगों को लिखे थे, और वे पत्र भी अब प्रकाशित कुछ अंशों में हो चुके हैं। तो इस तरह से पत्र विधा का आरंभ भी भारतेंदु ने ही किया था। और तब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नाटक, कविता, पत्रकारिता, उपन्यास, पुरावृत्त और इतिहास लेखन, जीवनी लेखन और पत्र लेखन, इन सारी विधाओं के आरंभ में भारतेंदु का महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर साहब, लेकिन मैं अपने
तई ये जानना चाहता हूँ कि भारतेंदु का सबसे सशक्त रूप आपके मन में कौन सा है? नाटक भारतेंदु का सबसे शक्त रूप है और उसमें उनकी प्रतिभा अपने उत्कर्ष पर है और उस नाटकों की संख्या भी उनके और साहित्य लेखन की तुलना में अधिक है। इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि भारतेंदु ने आर्थिक विषमता या स्वाधीनता और साथ ही साथ नारी शिक्षा और धार्मिक पाखंड के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। अपने साहित्य के माध्यम से एक नई चेतना और सांस्कृतिक चेतना विशेष रूप से उन्होंने जगाने का प्रयास किया और उनके साहित्य में आदि से लेकर अंत तक मैं समझता हूँ कि एक उनका पूरा जो व्यक्तित्व है वो साहित्य जगत में आंदोलनकारी के रूप में बिल्कुल हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी, आप आए स्टूडियो में और हमें इतनी अच्छी बातों से आपने अवगत कराया। मैं आपका हार्दिक रूप से अपनी ओर से और एनसीईआरटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर एक साक्षात्कार। विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर गोपाल राय और इनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर गोविंद प्रसाद। विषय परामर्श प्रोफेसर राम जन्म शर्मा, विषय संयोजन डॉक्टर राजेंद्र पाल, निर्माण संचालन प्रभु दयाल खट्टर, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।